नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। ये ख़ास कार्यक्रम है सीए की पाठशाला और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हमारे 3 डेकेड से लगभग पिछले 30 सालों से प्रैक्टिस में हैं संजीव गोयल जी। आइए आज इस बड़ी पर्सनालिटी को, फाइनेंस जगत की और अकाउंट जगत की बड़ी पर्सनैलिटी से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बजट का टाइम चल रहा है चारों तरफ। अभी जो बजट का जो टॉपिक है वो अभी एक इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक बना हुआ है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी ने पूरे इंडिया के जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके लिए क्या क्या किस वर्ग के लोगों को क्या उन्होंने फैसिलिटीज़ दी है बजट में, किस तरह के बिजनेस को, चाहे वो जॉब वाले हो या प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन कारोबारी हो या कॉरपोरेट हो, किसके लिए क्या क्या है इस बजट में, आज हम आपको सुनवाएंगे सीए की पाठशाला में संजीव गोयल जी से। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आजाद जी। बड़े लंबे समय से इस शो का इंतजार था, सीए की पाठशाला, और आखिरकार वो आज टाइम आ गया। सही बात है। तो और ये हमारे दर्शकों को आप क्या बताने वाले हैं सर आज? ये दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि अभी रिसेंटली ही हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट अनाउंस किया है 1 फरवरी को, विच इज़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 एंड 24 फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें अब जो गवर्नमेंट ने आम सिटीजन के लिए या टैक्स पेयर्स के लिए क्या जो रिलीफ्स दिया है या क्या उनको कन्वीनियंस दिया है या टैक्स बेनिफिट दिए हैं, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा अपडेट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस बजट के अंदर आई हैं पॉइंट वाइज। इसमें हम ब्रीफिंग आपको बताएंगे। एक तो सबसे बढ़िया चीज़ जो इन्होंने टैक्स स्लैब का जो बेनिफिट दिया है वो एक काफ़ी अच्छा टैक्स स्लैब का बेनिफिट दिया है। पहले yes, they have increased the basic limit from 2.5 lakh rupees to 3 lakh rupees. No, up to 3 lakh rupees there is a nil taxation. तो आज हमारी जो शुरुआत होगी वो टैक्स स्लैब से हम बात करेंगे अभी, ठीक है? तो स्टार्ट करें फिर हम। ठीक है सर। अच्छा, दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नो गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड एंड गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ए न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म which is a very convenient return form for the convenience of the taxpayer. तो जो कि टैक्स पेयर को फिल करना, उसको फाइल करना, टैक्स पेयर हिमसेल्फ विद ए लिटिल गाइडेंस ही कैन फाइल द रिटर्न्स, विच इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप फ्रॉम द स्मॉल टैक्स पेयर के उन लोगों को जो कि स्मॉल टैक्स पेयर है वो सीएस के पास नहीं जा पाते, तो इसलिए उनके लिए कन्वीनियंस है विद द लिटिल बिट हेल्प एंड लिटिल बिट स्टडी दे कैन फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो इनकम टैक्स की जो फाइलिंग प्रोसेस है एक लंबे टाइम पीरियड के बाद इसमें जो सीए तक नहीं पहुंच पाते हैं, स्मॉल इनकम टैक्स पेई हैं, तो ईज की गई है, आसानी की गई। यस, हाँ, अब जो प्रपोज उन्होंने किया लेकिन इट हैज़ नॉट बीन पब्लिश सो फार, बट द फाइनेंस मिनिस्ट्री दे हैव अनाउंस्ड द न्यू आईटी फॉर्म, न्यू कॉमन है, बिकॉज अर्लियर देयर वाज 4, 5, 6, 7 different type of the forms which are applicable for the different type of the taxpayers. ठीक है, for the corporate taxation they have got, they are taking the services of the chartered accountant, they can do it. But if we are talking about the small taxpayer like salaried people, small businessman, they are not, they are for them not easy to approach the chartered accountant, so that would be easy for them, but still they can take the help of the chartered accountant, but not in a bigger way, but with a little bit ease they can do it. बट संजीव जी, हम अगर थोड़ा आसान शब्दों में हमारे जो दर्शक हैं, जो पूरे इंडिया के, भारत के जो दर्शक हैं, अगर हम आपसे ये समझना चाहें और हमारे दर्शक समझना चाहें कि जो भारत में जो बजट है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अब किस तरह की आसानी कर दी गई है, जो अलग अलग स्ट्रैटा हैं, अलग अलग जो इनकम टैक्स के स्ट्रैटा हैं, अलग अलग जो वर्ग हैं, किसके लिए क्या क्या आसानी कर दी गई है, पहले क्या था और अब क्या डिफरेंस कर दिया है, जो आपने अभी एक बोला कि ना अभी ये वेलकम वाली बात हम है। इनकम टैक्स जो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दे हैव गिवन दी 2 टैक्स रिजीम, वन इज़ दी ओल्ड टैक्स रिजीम दैट इज़ एप्लीकेबल टू दी सम
level of the some kind of the segment. And another is the new tax regime, where in the new tax regime the definitely the taxation rate is lower. In the old tax regime the taxation rate is higher, but the difference is that that is applicable for certain section, new tax regime is applicable for the certain section. No, it is convenient for the taxpayer to opt which tax regime is applicable to him. If he find old tax regime is good for him, he can go for the old tax regime. If he find no new tax regime is applicable, beneficial to him, he can go to the new tax regime. Earlier, before that, it was, if we are talking about the 5 year back, there was no option. You have to adopt the only one single tax regime. And moreover, no, they have increased the slab limit from 2.5 lakh rupees to 3 lakh rupees. No, there is a nil taxation. ठीक है सर, अभी हम स्लैब पे बात करेंगे. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात निकल करके ये आई है कि पहले जैसा कि संजीव जी ने बताया कि पहले जो था 3 से 4 साल और 5 साल पहले बैक में जाएंगे तो जो टैक्स रिजीम थे वो 2 थे, सिर्फ वो सिर्फ सिंगल था. इस बार है ना एक ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम जो ऐड किया गया, दोनों ऑप्शन है, दोनों आप ऑप्ट कर सकते हैं जो आपके अकॉर्डिंग कन्वीनियंट है. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपने ये बताई कि थोड़ा जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो थोड़ा सा वो उसका जो चार्जेस वगैरह है वो थोड़ी सी ज़्यादा है. नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़, एंट्री लेवल ऑफ द न्यू जनरेशन, अब जो न्यू जनरेशन है जैसे वो ग्रेजुएट होने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद इफ़ दे आर ज्वाइनिंग द सर्विसेज, तो उनका जो मेन फोकस ये होता है टू अर्न, नो टू इन्वेस्ट. बिकॉज उनके लिए अभी इन्वेस्टमेंट पाथ अभी इसलिए नहीं खुलता बिकॉज उनके लिए सबसे पहले ये होता है कि टू अर्न, एंड वंस their accumulation has been accumulated, their earnings has been accumulated, then only they go for the investment point of view. Definitely. For them, definitely the new tax regime is the best option. तो ये the government has suggested. तो आपके अकॉर्डिंग जो आप बता रहे हैं कि जो अभी यूथ है जो ग्रेजुएट लेवल पे रहता है या ग्रेजुएशन करके फिर वो जॉब की तलाश में जाता है और फिर वो जॉब, क्योंकि इन्वेस्ट के अभी वो आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी जो यूथ है वो इन्वेस्ट करने के उसमें नहीं होता है, ना उसके पास इतनी अभी अपॉर्चुनिटी, ना उसके पास अभी इसकी इतनी कैपिटल होता है, कैपिटल एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना उनके पास फंड्स भी नहीं अवेलेबल. एंड अभी उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया है. वी विल टेक द एग्जांपल, जैसे अगर किसी यूथ ने अगर 50,000 रुपीज़ पर मंथ पे सैलरी ज्वाइन करी है तो उसमें उसको यही लगता है कि मैं 50,000 से अपने एक्सपेंसेस, अपना मेंटेनेंस, अपना रहना, अपना ये चीज़ें ही मेंटेन कर पाऊँ. अगर उसको लेके चलते हैं तो साल में 6 लाख रुपया कमा रहा है तो 6 लाख रुपए में ही हैज़ टू पे लोअर रेट्स ऑफ द टैक्सेशन एज कम्पेयर टू दी ओल्ड टैक्स रिजीम. ये जो हमारे ऑप्शन, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन. ये जो हमारी यूथ है, जो युवा वर्ग है, जो अपना क्या कहते हैं अपनी कॉलेजिंग वगैरह करके या अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई करके जो जॉब में एंट्री करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अपने लाइफ के करियर की, अर्निंग पॉइंट की, तो गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए, युवा वर्ग के लिए एक ये ध्यान रखा है कि आपके लिए टैक्स स्लैब जो है वो बढ़ा दिए गए हैं ताकि आपको ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े. यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट, ये नहीं होना चाहिए कि एक यूथ अगर 50,000 रुपया अगर पर मंथ सैलरी ले रहा है तो ही हैज़ गॉट द बर्डन ऑफ द टैक्सेशन. ही हैज़ बीन एडवाइज्ड टू पे द हायर टैक्सेस. यू हैव नॉट इन्वेस्टेड. नो, ही इज आउट ऑफ दैट पार्ट. ही नीड नॉट इन्वेस्ट बट स्टिल ही इज पेइंग द लोअर टैक्सेस. दैट इज ए गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट. हाँ, दैट इज ए गुड एंड गुड अपॉर्चुनिटी, ताकि वो एक हाँ स्लोली जब उसकी अपनी प्रोग्रेस होती है या वो अपना जॉब में अच्छा काम करना शुरू करेगा तो डेफिनेटली ही विल बी गोइंग टू इन्वेस्ट हिज अर्निंग इनटू द सिलेक्टेड सम अदर बिजनेस और स्टार्टअप्स etc. and simultaneously he will be getting the benefits of the tax benefits also. तो अब सर हम ये दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि कितने
अमाउंट तक, कितने लाख तक, कितने अमाउंट के फिगर तक है ना टैक्स अभी नहीं देना पड़ेगा? अगर उसके ऊपर आपने 100 रुपीज प्लस हो गया तो फिर आपको टैक्स एप्लीकेबल? देखिए अभी अप टू 3 लाख रुपीज, हम बात करें। हाँ, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अप टू 3 लाख रुपीज तक देयर इज ए नील टैक्स, राइट? 2-3 लाख। हाँ, नो, द गवर्नमेंट हैज प्रपोज दी 5 slabs from 3 to 6 5%, then 6 to 9 10%, then 9 to 12 15%, then 12 to 15 it is 20%, and if anybody is earning more than 15 lakh rupees he has Per annum. to pay, yeah, it is all per annum. If anybody is earning more than 15 lakh rupees, then he is going to the highest slab. That is the, it means a youth is earning 1 lakh rupees, it means up to 12 lakh rupees his tax rate bracket is only 15%. 15%। अगर उसकी जो अर्निंग है 12 to 15 के बीच में है 12 to 15 है तो it is 20. 20 हो जाएगी। अगर 12 लाख के नीचे है तो 12 लाख के नीचे तो ओनली 15%। 15% is that Tax देना- slab is applicable. तो ये सर अभी हम देख रहे हैं कि ये जो स्लैब बने हैं 1 2 3 4 5 6 स्लैब में है, ये जो इनिशिएटिव है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, ये अभी फर्स्ट टाइम लिया गया है या पहले भी? पिछले साल भी था, बट दे हैव इंक्रीज द स्लैब. अभी स्लैब अभी इन्होंने ऐड किए। या स्लैब पिछले साल भी थे, इस साल भी इन्होंने इंक्रीज, बट दे हैव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द स्लैब. पहले 2.5 लाख रुपए से शुरू होता था, अब 3 लाख से शुरू हो रहा है. 3 लाख से कर दिए। तो ये इन चीज़ों, पहले क्या था अप टू 5 लाख रुपीज़ जो पुराना टैक्स रिजीम था, जो न्यू टैक्स रिजीम जो पिछले साल एप्लीकेबल था, अप टू 5 लाख रुपीज़ आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. अब वो दैट हैज लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 7 लाख रुपीज़. 7 तक कर दिया। अप टू 7 लाख रुपीज़ नोबडी नीड टू पे इवन ए सिंगल रुपी ऑफ टैक्सेशन. ठीक है। अब लेकिन है ना, आपने ये बात तो बताया कि जैसे कि इसमें अगर कोई 7 लाख तक का अगर उसका इनकम है एनुअल, तो वो टैक्स नहीं देगा. तो फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये स्लैब में इनकम में अप टू 3 लाख तक तो नील है, लेकिन फ्रॉम 3 to 6 लाख में 5% है और 6 to 9 पे चले गए 10 हो गए. तो फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? एप्लीकेबल रिबेट्स आर एप्लीकेबल. सी अप टू 3 लाख रुपीज़ तक जो रिबेट्स है ना, पहले क्या था 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन थी. इफ़ यू क्रॉस दी 2.5 लाख रुपए अप टू आप 5 लाख रुपए तक आते हो, 87A सेक्शन है जिसमें द गवर्नमेंट हैज़ गिवन द रिबेट ऑफ 20% टैक्सेशन. द सेम रिबेट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख रुपीज़ टू 7 लाख रुपीज़. मीन टू से इफ a person is having a income up to 7 lakh rupees, right? Total income is 7 lakh rupees, then he need not to pay the tax. अच्छा, मतलब सिंगल रुपये तक भी वो नहीं उसको पे करने की जरूरत है टैक्स करने की जरूरत. अगर 7 लाख अगर आपका 7 लाख रुपए से ऊपर अगर आप क्रॉस करते हो 7 लाख 1,000 रुपीज हो गया, तो देन द स्लैब्स आर एप्लीकेबल. अच्छा, 10 स्लैब्स एप्लीकेबल हो जाएंगे. हाँ, देन द स्लैब्स आर एप्लीकेबल. ठीक है. देन यू हैव टू पे द टैक्सेशन नॉट ऑन लाइक दैट कि आपको 7 लाख के ऊपर ही टैक्स लगेगा. देन द स्लैब्स विल बी calculated and your tax rate will be calculated as per the slabs. You means you are saying that कि अगर 7 लाख तक का अगर आपने साल में इनकम किया, तब तो आपको अप टू 7 लाख तक तब तो कोई टैक्स नहीं देना. अगर आपने 7 लाख प्लस 1 रुपीज़ या 10 रुपीज़ भी आपके ऐड हो गए, आपने दिखा दिए उसमें ऐड हो गए, तो ये एप्लीकेबल हो जाएंगे फिर? Yes, exactly. तो इट इज नॉट लाइक दैट कि 7 लाख से ऊपर हो गया तो देन यू हैव टू फ्लैटली पे. देन द स्लैब्स आर एप्लीकेबल एज पर द स्लैब्स आर गिवन. उस स्लैब के अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे द टैक्सेस. ठीक है. यानी अब एक मुझे ना ये एक यहाँ पे एक सवाल है, एक उसको आप क्लियर करें सर. एक कंफ्यूजन भी है कि सपोज करिए कि जैसा कि आपने बताया कि 7 लाख के प्लस में अगर हमने जो भी ऐड हो गया 7 लाख 10,000 हो गया, तो फिर हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि 7 लाख पे अगर उन्होंने प्लस 10,000 और ऐड हो गया है, तो फिर इसमें उनका जो स्लैब है वो कौन सा आएगा? ऐसा है अप टू 3 लाख रुपीज that there will be the nil. 3 to 6 5 lakh, then 6 to 7 lakh 10,000 rupees, that will be 10%. इट मीन्स 10% लग जाएंगे. 10%, but not 10%. 3 to 6 5%. अच्छा, Then ये उसमें और माइक्रो कर दिया गया है. yes, what the micro has been done.
फर्दर गवर्नमेंट ने माइक्रो, इट इज़ नॉट दैट आई वाज टेलिंग ना कि अगर आप 7 लाख रुपए तक आपकी 6,99,000 रुपीज़ इनकम है साल के अंदर, राइट, तो देन यू नीड नॉट टू पे इवन ए सिंगल रुपी टैक्सेशन। अगर आपकी 7,10,000 रुपया इनकम हो गई तो नो, योर क्वेश्चन इज़ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि 7,10,000 होने से मेरे को क्या टैक्स लगेगा, कितना परसेंट। अब जो 7,10,000 रुपया आपकी अगर जब इनकम हो जाती है तो देन द स्लैब विल बी एप्लीकेबल। स्लैब अप टू 3 लाख रुपीज नील, कोई टैक्स नहीं जाएगा। 3 to 6 5%, 5%, देन 6 to 7 लाख 10,000 10%। यानी कैलकुलेट जो होगा वो स्लैब के अकॉर्डिंग होगा। टैक्सेशन ऑलवेज विल बी कैलकुलेटेड एज पर द स्लैब एप्लीकेबल। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो इस तरह की जो ये सिस्टम है, ये पहले भी थी या अभी की गई है? पहले से ही है? पहले से ही है, सेम है, बट द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द लिमिट फ्रॉम 2.5 लाख रुपीज टू 3 लाख रुपीज एंड 5 लाख रुपीज टू 7 लाख रुपीज। मतलब ये अच्छी चीज़ है एक तरह से। अब हम अगला जो हमारा जो टॉपिक है, अब हम किस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को पूरे जो हमारे इंडिया के, चाहे वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज या बिजनेस हो या हमारे यूथ हो या लार्ज बिजनेस हो, तो क्या बताना चाहेंगे अगले टॉपिक पे? हम बजट पे हम अभी बात कर रहे हैं, अब संजीव जी अगला टॉपिक पे बात करेंगे। वो अगला टॉपिक हमारा कौन सा होगा सर? अगला टॉपिक में जैसे गवर्नमेंट हैज टैक्स एग्जेम्पशन ऑन द लीव एनकैशमेंट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉइज, ये गवर्नमेंट ने 25 लाख रुपए तक का कर दिया है, विच इज़ अ वेरी वेरी वेलकम एफर्ट्स। 25 लाख तक ये उन लोगों को बेनिफिट दिए जो गवर्नमेंट सर्विस में है। नॉन गवर्नमेंट सर्विस में जो लोग हैं ऑन द रिटायरमेंट, दे आर गेटिंग द लीव एनकैशमेंट, उसकी लिमिट गवर्नमेंट ने 25 लाख तक बढ़ा दी है। लीव एनकैशमेंट थोड़ा सा इसको आसान शब्दों में करके बताएंगे आप? लीव एनकैशमेंट जैसे उनकी जो बची हुई लीव्स होती हैं, जो बैलेंस लीव बच जाती है ड्यूरिंग देयर टेन्योर ऑफ द सर्विस। एक तो गवर्नमेंट में लीव एनकैशमेंट होती है, जैसे एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर 365 डेज है तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में दे हैव बीन अलॉटेड कि यू आर अलाउड टू गो फॉर 3 to 4 लीव्स इन ए मंथ, एंड दे आर सो मैनी पीपल जो कि डेडिकेटेड होते हैं, जो लीव एनकैशमेंट अवेल नहीं करना चाहते हैं, दे वांटेड टू अवेल ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। जैसे उन्होंने अपना शादी पे जाना है या उन्होंने अपने होम टाउन पे जाना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे उसकी जो एनकैशमेंट होती है, अब वो कहते हैं ठीक है जी, हमें हमारी जो लीव्स है वो लीव की हमें एनकैशमेंट दे दो। एनकैशमेंट, हाँ, अर्लियर इट वाज 5 लाख रुपीज, नाउ द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द लिमिट फ्रॉम 5 लाख रुपीज टू 25 लाख रुपीज। मतलब पहले 5 लाख था, अब 25 लाख कर 25 लाख रुपए कर दिया फॉर द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में जो रिटायर होते हैं, जो रिटायर होते हैं। तो दैट इज अगेन ए वेरी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक साइड पे यूथ सेक्टर को भी काफ़ी अच्छा इंसेंटिव दे रही है, और दूसरा जो रिटायर्ड लोग हैं उन लोगों के लिए गवर्नमेंट इज़ आल्सो वरीड अबाउट, एंड गवर्नमेंट इज़ आल्सो वांटेड टू इंसेंटिवाइज देम कि द पर्सन हु हैज़ worked for the nation building, they must be given some benefit by way of the relief in the taxation. ठीक है। अगला सवाल सर ये होगा कि जैसे ये आपने बताया कि जो 25 लाख तक का जो इनका बढ़ा दिया गया है जो नॉन गवर्नमेंट में है, तो इनकी लाइफ में, डेली लाइफ में इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? थोड़ा दर्शक ये समझना चाहेंगे। Sorry, come again. मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी आपने ये बताया कि जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में पहले 5 लाख का इनका था एनकैशमेंट का, लीव एनकैशमेंट का, और अब है ना गवर्नमेंट ने उसको 25 लाख कर दिया है। तो इससे इनकी डेली लाइफ में, सवाल ये है कि जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ में इनको कैसा बेनिफिट मिलने वाला है? डेली लाइफ में देखें, अब एक एग्जांपल देकर। हाँ, एक एग्जांपल, जैसे अब द पीपल विल बी प्रॉम्प्टेड। अब एक रिटायर्ड पर्सन है, ही इज इन द मिडल ऑफ द एज, अराउंड 50-55 ईयर एज पर्सन इज वर्किंग, एंड ही हैज डेडिकेटेड an entire 25-30 years टू ए सम इंडस्ट्री और कंपनी, किसी कंपनी में उसने अपनी पूरी डेडिकेशन से लाइफ दिया हुआ है। अब आफ्टर 55 साल के उसके बाद देन ही हैज़ गॉट द कमिटमेंट टुवार्ड्स हिज पर्सनल लाइफ, उसकी बेटी की शादी है, घर बनाना है, या देयर आर सो मेनी पर्सनल कमिटमेंट्स। अब वो कमिटमेंट्स को ही इज़ इन ए पोजीशन टू इनकैश द
कमिटमेंट जो उसने 25 साल तक जो वहाँ पे डेडिकेटिवली काम किया है और जो उसने अर्नड लीव बची हुई है, दैट अर्नड लीव ही कैन एनकैश विदाउट हैविंग एडिशनल बर्डन ऑफ टैक्सेशन। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत अच्छा एक सरप्लस मूव है, अच्छी पहल है हाँ पहल है गवर्नमेंट की तरफ से, ये पब्लिक के लिए। हाँ यूथ के लिए भी है, जो आ रहे हैं या जो मिडल ऑफ दी सर्विसेज में है उनको भी ये बेनिफिट है। और जो ऑलरेडी दे आर अबाउट टू रिटायर, दे आर नॉट वरीड अबाउट कि नहीं अगर मैंने इतना पैसा इनकैशमेंट ले लिया तो मेरा तो इतना तो टैक्सेशन ही लग जाएगा। तो वो एक उनके लिए एक सबसे बड़ा रिलीफ है। सो दैट अब 25 लाख रुपए तक का वो उनको लीव इनकैशमेंट मिलने के बाद दे आर इन ए पोजीशन टू इन्वेस्ट द फंड फॉर देयर ओन पर्सनल यूज एंड पर्सनल वेलफेयर में अपना वो कोर्स अपना। दे आर सो मेनी कमिटमेंट्स इन दी पर्सनल लाइफ, एजुकेशन है, फिर मैरिजेस है, फिर उसके बाद अपनी लिविंग्स है। क्योंकि द पर्सन हु इज़ इन द मिडल ऑफ द एज 55-60 ईयर ओल्ड, तो अब गवर्नमेंट ने उनको ये कहा है ठीक है अब आप लोग रिलीव करो, रिलैक्स करो, नो एंजॉय द लाइफ। यानी आसान शब्दों में हम ये समझें कि जैसे मान लीजिए कि पहले 5 लाख का वो एनकैशमेंट लीव अपना एनकैशमेंट करा सकते थे और उसके बाद इन्हें टैक्स लग जाया करता था। अब ये चीज़ है ना 25 लाख तक कर दी गई है, फिर उसके बाद इन्हें टैक्स लगेगा, विच इज़ अ वेरी, ये एक तरह से ये एक रिलीफ है और एक राहत है। बहुत बड़ी रिलीफ है, बहुत बड़ा है। और एक और मैं चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा जो भी गवर्नमेंट ने किया है, दैट इज़ फॉर दी एमएसएमई की बात कर। हाँ एमएसएमई के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये काम कर दिया इस बार। एमएसएमई को अगर आपने सपोज आई एम बाइंग सर्टन मटेरियल फ्रॉम द एमएसएमई, राइट, अब क्या हो रहा है कि देर आर सम एमएसएमई जो एक स्मॉल सेक्टर है जो कि अभी विच हैज स्टार्टेड, स्मॉल मीडियम बिजनेस, हाँ जो जिन्होंने अभी स्टार्ट अपना काम शुरू किया हुआ है, उस काम को गवर्नमेंट चाहती है कि वो लोग सबसे ज़्यादा आगे बढ़े। एमएसएमई में से ही सारे लार्ज एंटरप्राइजेज बनते हैं, डेफिनेटली, क्योंकि नो लार्ज एंटरप्राइजेज अपने आप नहीं बनता, धीरे धीरे ही एमएसएमई ही धीरे धीरे प्रमोट होकर लार्ज एंटरप्राइजेज में कन्वर्ट होते हैं। अब एमएसएमई को जो लार्ज एंटरप्राइजेज हैं वो लार्ज एंटरप्राइजेज एमएसएमई को भी प्रमोट करेंगे और गवर्नमेंट इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट। अब गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न निकाल दिया है, इफ़ आई एम ए लार्ज एंटरप्राइजेज एंड आई एम बाइंग ए मटीरियल फ्रॉम द एमएसएमई एंड आई विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द पेड बेसिस, ऑन द पेमेंट बेसिस टू द एमएसएमई, नॉट ऑन द सिंपली कि आई एम बाइंग फ्रॉम द एमएसएमई and taking the credit of a 3 month 6 month and enjoying the benefits। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने एमएसएमई से अगर कोई लार्ज एंटरप्राइज डील कर रहा है तो वो क्रेडिट का जो सिस्टम है वो खत्म कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, हाँ, ताकि वो उनकी पेमेंट ना मरे और वो पेमेंट फंसे ना। So that देखिए see large enterprises they have got the exposure to so many people, he can arrange the fund, but MSME they have got the limited exposure for the timing। उनकी growth के लिए when they are supplying the material, government has ensured कि MSME is getting the payment from the large enterprises or to whomsoever they are selling on time, so that they can work hard and they can rotate their cycle, and if they rotate the cycle multiple time then they are in a position to produce more and more। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये एक अच्छी पहल है। Of course this is a very good initiative, very good initiative from to the MSME। आपके हिसाब से जो हमारे जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, बिजनेस हैं, उनको क्या है कि सबसे बड़ी जो चैलेंज आती है वो यही आती है कि फंड फंसता है ना, पेमेंट रुक गई। अब वो एक तो छोटी इंडस्ट्री है और अगर पेमेंट कैपिटल रुक जाएगा तो फिर आगे वो फर्दर ग्रो कैसे करेगा? दे आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ द कैपिटल बिकॉज दे कांट अप्रोच टू द बैंक्स, डेफिनेटली, हाँ। they can't approach to the private sector, they can't approach to the banks, so there are always challenge because MSME is being developed by their proprietor या owners own funds, and government wanted and government is ensuring that their funds should not be blocked,
and if their funds are blocked, their production will be blocked, their growth will be blocked, and this is the way to unblock their growth, and so that they can work and they can work harder and they can boost their business. अच्छा सर, इसमें एक सवाल आपसे और पूछा जाएगा कि जैसा कि आपने बताया कि ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि गवर्नमेंट ने एमएसएमई की जो पेमेंट ब्लॉक हो जाती है उसको उन्होंने ईज किया है कि ब्लॉक होने से बचा दिया। लार्ज एंटरप्राइजेस को टाइम से पेमेंट ऑन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर लार्ज एंटरप्राइजेस बिजनेस वाले अगर इनकी पेमेंट अगर एमएसएमई के टाइम से नहीं करते तो कुछ फिर कॉन्सिक्वेंसेस है, गवर्नमेंट ने कुछ फिर एक्शन भी उसमें रखे। Government has not taken any action, but government has suggested a law under which if I am buying from the MSME and I have not made the payment to the SME, I would not able to get the benefit of that expenses in my taxation point of view. मतलब उनको भी एक तरीके से अगर वो टाइम से पेमेंट नहीं करेंगे तो उनको टैक्सेशन में फिर वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। Yes, that would not be taken as a expenses in their books of accounts while computation of their taxes. वो चीज क्लियर करनी पड़ेगी। Yes, they have to clear to claim the expenses from taxation point of view. This is a automatic procedure which they have done it. There are certain other laws applicable for the interest or for the benefit of the MSA. Beside this law, there are other more laws, but this law, this is an additional law, additional point which the government has suggested in this budget. यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि ये 2023 का यानी 2023 का एक फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक अच्छा एक बदलाव है ये एमएसएमई के लिए। हाँ, इनिशिएटिव है, यूथ के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बाद जो आपके जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में जो जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपनी दे दी किसी कंपनी को या किसी भी इंडस्ट्री को, उनको ईज किया गया और हद दी गई। तीसरा आपने बताया कि एमएसएमई को उनकी पेमेंट ब्लॉक ना हो, उनको भी एक पाथ नॉन ब्लॉक पाथ दिया है ताकि डेवलपमेंट एंड फॉर द ग्रोथ। यस, दे हैव बीन गिवन द गुड अपॉर्चुनिटी। तो देखो दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये 2023 का जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने उन्होंने जो बजट दिया है इसमें यूथ को भी टारगेट किया है, यूथ के लिए भी आसानी की गई है, फिर उसके बाद जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में है उनके लिए भी आसानी करी गई है, और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, लघु और कुटीर उद्योग है, मध्यम उद्योग हैं, उनके लिए भी बड़ी राहत पहुंचाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। अब सर आखिर में अब हमारा लास्ट और आखिर में अभी कौन सा जो टॉपिक है वो जिस पे आप डिस्कस करना चाहेंगे, बताने चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, देर आर सो मैनी थिंग्स, अभी और भी काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट ने इसमें दी हुई है, और अब काफ़ी चीज़ें हम टाइम टू टाइम अभी और चीज़ें फर्दर नेक्स्ट इंटरव्यू में और आपको हम और फीडबैक देंगे, और चीज़ें और ऐड करके बताएंगे कि आगे जैसे अब जीएसटी में भी चेंजेस आई हैं। जीएसटी में, हाँ, जीएसटी में भी काफ़ी चेंजेस आई हुई हैं, इनकम टैक्स में भी चेंजेस हैं, वो सब हम टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारे जो लगभग है ना 3 टॉपिक मेजर टॉपिक थे। These are the major topic इसलिए because these have recently been announced in the budget, तो वो ये मेजर नक्शल में ये 3-4 चीज़ें थी जो निकली हैं बीच में, थी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी और एक बार और भी चेक कर लेते हैं और क्या क्या नेक्स्ट एपिसोड में हम लेकर के आएंगे। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम शो को सबसे पहले हम अपने इस शो को सीए की पाठशाला को हम समाप्त करें, उससे पहले हम आपको 2-3 बातें बताना चाहेंगे कि आज आपने संजीव गोयल जी से यानी सीए संजीव गोयल की पाठशाला सीए की पाठशाला में आपने 3 चीज़ें जानी और सीखी कि एक तो यूथ के लिए ईज किया गया है इस बजट में कि आप जब अपनी ग्रेजुएशन या अपना फाइनेंस की पढ़ाई या अपनी जो पढ़ाई करके जब आप अपने जॉब में आप अपनी पहला कदम रखते हैं तो गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत आपको ईज दिया है, आपकी पॉकेट को ध्यान रखते हुए कि आपको ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि आप अभी इस टाइम पे आप अपने आप को ग्रो कर रहे होते हैं, आप इन्वेस्टिंग के अभी मोड में नहीं होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी हमारे काम करने वाले हमारी
पूरी भारत की जो जनता है उनके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी राहत दी कि जो एनकैशमेंट लीव एनकैशमेंट है जो 5 लाख की थी वो 25 लाख बढ़ा दी गई है, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी आपके घर के काम, आपकी बेटी की शादी या आप एजुकेशन का हो या हेल्थ का हो या प्रॉपर्टी बनाना हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो एमएसएमई है, एमएसएमई को भी बहुत बड़ी राहत दी गई है कि आपका पेमेंट कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता है, कोई भी हो, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री हो या बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा बिजनेसमैन हो, कोई भी ये एमएसएमई की पेमेंट को ब्लॉक नहीं कर सकता। टाइम पे आपको पे करना पड़ेगा। बिल्कुल 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 ठीक, बिल्कुल। अंत में सर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से अगले एपिसोड के लिए? अगले एपिसोड के लिए हम आपके लिए और नई नई चीज़ें अपडेट करते जाएंगे। हम दर्शकों के लिए जो जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, टू हाउ टू कंप्लाई द लॉज एंड हाउ टू कंप्लाई द टैक्सेशन एंड हाउ टू टाइमली फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। ये नहीं है कि अगर हमारी एक गवर्नमेंट ने सजेस्ट कर दिया कि 31 इज़ द लास्ट डेट, तो हम कभी नहीं गवर्नमेंट किसी भी टैक्स पेयर को ये नहीं सजेस्ट करेंगे कि वो 31 को जाए। रादर ही मस्ट pre-plan the things, because government has given the sufficient time to compile your books of accounts and to compile your records. ये नहीं कि लास्ट डे में जाके अपनी रिटर्न्स आप अपने सीए के पास जाएं और लास्ट डे में जाके उनसे रिटर्न्स बनवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको बहुत अच्छा और बहुत सफिशिएंट टाइम दिया हुआ है और अपना विद इन दैट टाइम आप अपना टाइम से पहले, लास्ट डेट का मतलब ये होता है कि लास्ट डेट नहीं जान, लास्ट डेट का मतलब ये होता है कि आप अपना काम को 1 महीना पहले ही करवाओ, टाइम से कराओ, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं। ठीक है सर, हम अपने शो को समाप्त करें और उससे पहले आप संजीव गोयल जी को सुन रहे थे। हमारे ये सीए हैं, लगभग 30 साल की प्रैक्टिस है और अनुभवी हैं, और ये ऑफिस इनका दिल्ली में नेहरू प्लेस में है। और भी कोई आपकी अगर क्वेरी हो, कुछ भी अगर आपको जानना हो, तो हम स्क्रीन पे नंबर इनका हम फ्लैश कर देंगे। कोई भी आप एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप समझने के लिए आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइम आपको ऑफिशियल टाइम पे कॉल करके आपसे वो कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात दोबारा संजीव जी से होगी। हम सीए के पाठशाला में संजीव गोयल जी को दोबारा लेकर के आएंगे और हम आपको बता दें कि अगले एपिसोड में हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे, जीएसटी पे, इनकम टैक्स फाइलिंग पे और आरओसी के कंप्लायंसेस पे। ये हमारे टॉपिक होंगे। आप देख रहे थे सीए की पाठशाला, और सीए की पाठशाला में हमारे साथ आज के सीए हमारे साथ संजीव गोयल जी थे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर।